नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी वर्ल्ड पर। मैं आपका दोस्त सागर अग्रवाल आज के इस चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो अनेक महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे यूपीएससी, बीपीएससी और एमपीपीसीएस जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 700 से 800 शब्दों में है, जो आपकी उत्तर लेखन कला को स्पष्ट करेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहती है। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय महाद्वीप की एक प्राचीन और मूलभूत सभ्यता थी, जिसकी सांस्कृतिक निरंतरता भारत के इतिहास और समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो पहले आप लोग ये समझिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या भारतीय उपमहाद्वीप की अपनी मूलभूत सभ्यता थी, यानी यह सभ्यता में भारतीयों का अधिकार था, अभी है, और कहना चाह रहा है जिसकी सांस्कृतिक निरंतरता, जो संस्कृति थी उसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक पहचान थी, वो आज भी भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो कैसे वह आज दिखाई दे रही है और कैसे प्राचीन सभ्यता भारत की मूलभूत सभ्यता था, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और वह विश्व की जो जितने भी सभ्यता है उन सभी सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक थी, और जिसका विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। यह सभ्यता न केवल अपने समय की दृष्टि से अत्यंत विकसित थी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक जड़ों को आकार देने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। यानी कि यह जो सभ्यता है वह अपने समय में केवल विकसित नहीं थी, बल्कि आज के समय में भी जो संस्कृति है उसके जड़ों को आकार देने में इस सभ्यता की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अनेक पुरातात्विक, भौगोलिक और सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय महाद्वीप के मूलभूत और आधारभूत सभ्यता है। यानी अभी जो जितने पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, भौगोलिक साक्ष्य मिलते हैं या सांस्कृतिक, वो अभी भी यह दर्शाते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह भारत की मूलभूत सभ्यता थी, यानी जिसकी सांस्कृतिक निरंतरता आज भी भारतीय समाज व परंपराओं तथा सोचों में अनुभव की जा सकती है। भौगोलिक विस्तार और भारतीय महाद्वीप की केंद्रता। अब कुछ पॉइंट के जरिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे भारत की मूलभूत सभ्यता थी। तो पहला पॉइंट है भौगोलिक विस्तार और भारतीय उपमहाद्वीप की केंद्रीयता। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार विशाल क्षेत्र में था, जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध और पंजाब से लेकर भारत के हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मथुरा क्षेत्र तक फैला हुआ था। अब तक मिले 1500 से अधिक पुरास्थलों में से लगभग 60% स्थल भारत में स्थित है। यानी अभी तक जो 1500 से अधिक पुरास्थल मिल चुके हैं हड़प्पा सभ्यता के, और उसमें से 1500 में से 60% स्थल वर्तमान भारत में स्थित है, जैसे राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, बनावली, रोपड़ इत्यादि। हालांकि इस भौगोलिक वितरण को स्पष्ट संकेत मानते हैं इतिहासकार, जो है इस भौगोलिक वितरण को स्पष्ट संकेत मानते कि यह सभ्यता उपमहाद्वीपीय मूल की है थी, और इसका केंद्र भारत की भूमि में गहराई से जुड़ा था। विशेषकर धौलावीरा और लोथल जैसे स्थल भारतीय पुरातत्व में अत्यंत महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि धौलावीरा के विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली और लोथल के डॉकयार्ड, यानी जिसको बंदरगाह कहते हैं, वह भारत के प्राचीन समुद्री व्यापार की उन्नत तकनीकों का प्रमाण है। इससे साफ है कि भारतीय भूभाग न केवल इस सभ्यता का केंद्र था, बल्कि इससे नगर नियोजन और आर्थिक संरचना का भी आधार है। यानी कहा जा रहा है कि जो धौलावीरा लोथल था वह भारतीय पुरातत्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धौलावीरा जो है विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली, यानी कि सभी के घर के सामने नाली बना था, सभी के घर के में एक कुआं था, और कैसे नालियाँ मेन नाली से जाके जुड़े थे, तथा जो आपका लोथल था, लोथल में डॉकयार्ड बना था, यानी उसको जिसको आजकल हम लोग बंदरगाह कहते हैं, डॉकयार्ड का हिंदी में बंदरगाह कहा जाता है, या जहाज घाट पहले का बोला जाता था, जहाँ से सामान नावों के जरिए विदेशों में पहुँचाए जाते थे, वो लोथल में थे। लोथल अभी वर्तमान गुजरात में है। तो कह रहा है, इससे साफ है कि भारतीय भूभाग न केवल इस सभ्यता का केंद्र था, बल्कि इसके नगर नियोजन और आर्थिक संरचना का
आधार भी था। यानी आपका धोलावीरा से नगर नियोजन हुआ और जो लोथल है वह लोथल से व्यापार होता था और व्यापार के कारण ही यह आर्थिक संरचना का आधार भी था। दूसरा पॉइंट है सांस्कृतिक निरंतरता का प्रमाण। धर्म और आध्यात्मिकता। धर्म और आध्यात्मिकता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली कई मुद्राएं और मूर्तियां भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से गहरा संबंध रखती। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जब खनन हुआ तो कई ऐसे मूर्तियां मिले जो भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से गहरा संबंध रखती थी। पहला है इसमें पशुपति की मुद्रा में कई विद्वान शिव के मूल रूप से जोड़ते हैं। यानी एक मूर्ति मिली है जो पशुपति मुद्रा है, पशुपति भगवान जी के हैं, जिसे कई विद्वान शिव के मूल रूप से जोड़ते हैं। अर्थात पशुपति जो है वह शिव जी के रूप को माना जाता है। माता देवी की मूर्तियाँ और उर्वरता प्रतीक भारतीय शाक्य परंपरा का आरंभिक रूप मानी जाती है। वृक्ष पूजन यानी पीपल के वृक्ष को पूजना, नाग पूजा और जल पूजा जैसी परंपराएं आज भी भारतीय धार्मिक जीवन में विद्यमान है, जो उस समय के सिंधु घाटी सभ्यता में भी विद्यमान थी। ये सभी तत्व भारतीय सभ्यता की निरंतरता को दर्शाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पाई धार्मिक विश्वास अचानक समाप्त नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे भारतीय परंपराओं में समाहित होते चले गए। यानी कहना चाह रहा है कि जो हड़प्पा काल में जो सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थे वो अचानक से समाप्त नहीं हो गए, बल्कि जो हमारे अभी भारतीय परंपरा थी उसमें धीरे धीरे वो समाहित होते हुए चले गए। यानी धीरे धीरे भारतीय समाज में वो मिलते चले गए, जिस कारण हम लोग आज भी विभिन्न प्रकार के पूजाओं को करते हैं। तीसरा पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक संरचना का प्रभाव। तो सामाजिक और आर्थिक संरचना का प्रभाव क्या पड़ा अभी वर्तमान में? तो शहरीकरण और नगर नियोजन। शहरीकरण और नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन अत्यंत उन्नत था। यानी आप देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन था वो कैसे हुआ था। तो सबसे पहला है ग्रिड आधारित सड़कें। यानी सड़क जो है उसको एक ग्रिड में बांटा हुआ था, एक दूसरे को समकोण पर काटता था। मतलब अभी जो जैसे कहीं कहीं देखते होंगे आप गांव में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी उस प्रकार के नहीं होती थी, ग्रिड आधारित सड़कें थे। जल निकासी व्यवस्था। यानी जल निकलने के लिए स्पष्ट एकदम नालियों का प्रबंध किया गया था, जिससे जल निकासी अच्छे से हो सके। सुव्यवस्थित घर भी मैपिंग के जरिए अच्छे से बनाए गए थे। अनाज भंडार, अन्नागार जिसको बोलते हैं, अनाज भंडार भी अच्छे अच्छे बनाए गए थे, जिससे अनाज खराब ना हो, हमारे आगे के आने वाले लोग अनाज के कारण भूखमरी से मरे ना, जिस कारण अनाज भंडार भी थे। सार्वजनिक स्नानागार, मतलब नहाने के लिए हौदा टाइप पर, टब टाइप पर, लाइक स्विमिंग पूल बोल सकते हैं अभी के, उस तरह के सार्वजनिक स्नानागार बने थे। यह सब ऐसे तत्व हैं जो भारतीय नगर नियोजन की प्राचीनता को दर्शाते हैं। यानी अगर आप ये कहना चाह रहा है कि आप जो ग्रिड आधारित सड़कें हो आज भी है, जल निकासी व्यवस्था भी आज है, और सुव्यवस्थित घर जो आज है वो उस टाइम भी था, जिस कारण भारतीय का जो अभी नगर नियोजन अभी की व्यवस्था है वो प्राचीनता को दर्शाते हैं। यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी समान रूप से थे जो आज चले आ रहे हैं। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार भारतीय धार्मिक सामाजिक जीवन में पवित्र स्नान परंपरा, तीर्थ स्थान और कुंड परंपरा के प्रारंभिक स्वरूप में देखा जा सकता है। यानी कहना चाह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो में वो जो महान स्नानागार था वो आज जो भारतीय धार्मिक सभ्यता में जो पवित्र स्नान की परंपरा है, कुंडों में जाके नहाते, जैसे बिहार में हमारे राजगीर में कुंड है, केदारनाथ में कुंड है, तो उन कुंडों में जो नहाते हैं उसका संबंध प्राचीन रूप से मोहनजोदड़ो से जोड़ा जा सकता है कि उस टाइम भी वो लोग कुंड में नहाते थे और वर्तमान स्थिति में भी हम लोग कुंड में स्नान करते हैं, वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। आर्थिक गतिविधियाँ क्या थी उस टाइम? तो कृषि हस्तकला, कृषि था, हस्तकला था, यानी हाथ से बुनते थे, कृषि खेती करते थे, वस्त्र उत्पादन करते थे, विशेषकर कपास का उत्पादन, धातु कर्म यानी लोहा का काम करते थे, मनका उद्योग और व्यापार। इन सभी का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ, जो बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारशिला बने। इन सभी जो कार्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता में जिसका शुरुआत हुआ और बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारशिला बने। कपास के उपयोग का सबसे प्राचीनतम प्रमाण भी सिंधु घाटी सभ्यता मिलता है, जो विश्व इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यानी आज जो हम कपास का इस्तेमाल करते हैं वह कपास का प्रमाण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है, जो विश्व इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। अब भाषाई और साहित्यिक निरंतरता। अब भाषाई और साहित्यिक निरंतरता कैसे चली आ रही है सिंधु घाटी सभ्यता से अब तक? तो यद्यपि हड़प्पा लिपि अभी भी अपठनीय है, अर्थात हड़प्पा लिपि को अभी भी पढ़ा नहीं जा सकता है, परंतु अनेक विद्वानों का
मत है कि इसका संबंध द्रविड़ भाषाओं या भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित अन्य भाषाओं से था। यानी जो हड़प्पा लिपि है वह सांकेतिक लिपि है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सकता है, लेकिन जो अनेक इतिहास के विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उसका इस संबंध में मत है कि जो वो लिपि था वो द्रविड़ भाषाओं या भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक प्रचलित भाषाओं से उनका संबंध था। समान प्रतीकों, धार्मिक चिन्हों और ध्वनि आधारित संकेतों में भी भारतीय भाषाओं में समानता बताई जाती है। इससे यह संभावना भी प्रबल होती है कि वैदिक संस्कृति और द्रविड़ संस्कृति का मेल भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित हुआ था। हाँ, इससे ये बोला सकता है, इससे संभावना प्रबल हो जाती है क्योंकि वैदिक संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया और द्रविड़ संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के समय में था। तो यह मेल जो है वो ऑब्वियसली सिंधु घाटी सभ्यता में, भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित हुआ होगा। भारतीय जीवन शैली पर प्रभाव। सिंधु घाटी सभ्यता में कई परंपराएं आज भी भारतीय समाज में देखी जा सकती है, जैसे आभूषणों का उपयोग। सिंधु घाटी सभ्यता में भी आभूषण का उपयोग होता था। मनका शिल्प, मन के आज भी लोग पहनते हैं, मन के उस टाइम भी मनका बनाए जाते थे, लोग पहनते थे। मिट्टी के पात्रों का कलात्मक उपयोग। मिट्टी के पात्र में जिसको मृदभांड बोलते हैं, यानी मिट्टी का घड़ा है, उसमें कोई ड्राइंग बना दिया, किसी प्रकार की आकृति बना दी, जिसे कलात्मक उपयोग करते थे। मिट्टी के पात्रों में कलात्मक उपयोग उस टाइम भी होते थे, अभी भी होते हैं। घरों का आंगन का आधारित ढांचा, यानी घरों का आंगन आधारित ढांचा, मतलब गांव में जो होते हैं ऐसे घर बनाए जाते हैं, तो इसमें चारों साइड से घर होते हैं और बीच में जो है आंगन होता है, एरिया आंगन का होता है और यहाँ तुलसी का पिंडा रहता है बीच में, जिसी को बोलते हैं घर का आंगन आधारित ढांचा। वो आज भी प्रचलित है। सामुदायिक जीवन। सामुदायिक जीवन से अर्थ है कि उस टाइम लोग भी समाज में मिलजुल कर चलते थे, आज भी समाज को लेके लोग चलते हैं, जिस कारण सामुदायिक जीवन आज भी है जैसे पहले थे। कृषि आधारित व्यवस्था। मोस्टली सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में ही रखी जाती है और वर्तमान भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही है। ये सभी तत्व भारतीय जीवन और संस्कृति की निरंतरता के मजबूत प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अब सभ्यता के पतन और सांस्कृतिक प्रवाह। आइए हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसमें भी विद्वानों का मत समान नहीं है। कोई मानते हैं कि आर्यों के आगमन के कारण इनका पतन हुआ, कोई मानते हैं बाढ़ आने के पतन हुआ, कोई मानते हैं कोई और विनाशकारी प्राकृतिक आपदा के कारण विनाश हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि धीरे धीरे इसके लोग पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़े। कई विद्वान मानते हैं कि इन लोगों ने बाद में वैदिक समुदाय के साथ मेलजोल किया और मिलकर भारतीय संस्कृति का व्यापक स्वरूप गढ़ा। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप की आगामी सभ्यता में बारीकी से समाहित हुआ। यानी ये कहना चाह रहा है कि कई ऐसे विद्वान भी हैं जो लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं और बाद में वैदिक समुदाय के साथ मेलजोल किया, यानी वैदिक समुदाय के साथ ही मिल गए और भारतीय संस्कृति का व्यापक रूप से उसका प्रचार प्रसार किया, यानी भारतीय संस्कृति को बढ़ाने में कार्य किया। अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या हम लोग लिखते हैं। निष्कर्ष बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी क्वेश्चन का 3 रूप होता है। पहले इंट्रो होता है। आप अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो पहला आपका इंट्रो लिखना है। इंट्रो हो गया, उसके बाद बॉडी। इंट्रो आपको मान लीजिए 100 से 120 वर्ड में लिखना है और बॉडी आपका 400 से 600 वर्ड में लिखना है और लास्ट में जो है वो निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना बहुत ज़रूरी होता है। निष्कर्ष में हम क्या लिखते हैं, सबसे बड़ी क्वेश्चन है। तो निष्कर्ष में ऊपर जो हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी है उसी का एक छोटा स्वरूप में लिख सकते हैं, या फिर निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि इस सभ्यता कैसे अभी मेलजोल रखती है या क्यों कैसे नहीं रखती है, उसके बारे हम निष्कर्ष में बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या है। तो उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की केवल एक प्राचीन सभ्यता ही नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक विकास की मूलभूत आधारशिला थी। यानी हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिर्फ प्राचीन सभ्यता नहीं थी, यानी वो सभ्यता प्राचीन काल में ख़त्म ही नहीं होगी, बल्कि आज वर्तमान में भी जो सांस्कृतिक विकास है उसकी मूलभूत आधारशिला उसी सभ्यता से रखी गई थी। इसके धार्मिक प्रतीक, सामाजिक रचनाएं और आर्थिक गतिविधियां और सांस्कृतिक मूल्य आज के भारतीय समाज में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं।
इसलिए यह कहना उचित है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन और मूलभूत सभ्यता थी, जिसकी सांस्कृतिक निरंतरता भारत के इतिहास और समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको ऐसी और वीडियो देखने को मिले जिससे आपका मेंस उत्तर राइटिंग में मेंस उत्तर कला विकसित हो। और ये एक मॉडल क्वेश्चन आंसर था। इसी प्रकार के आपको मेरे चैनल में मॉडल आंसर मिलते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।